हाँ, नमस्ते सर। मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी का शोधार्थी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। मैं अपने शोध से संबंधित जानकारी के लिए आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। मेरा शोध विषय है 1980 के बाद से स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। इसके 4 भाग हैं। पहला ये कि जो मैंने नाट्य लेखिकाएं सेलेक्ट की हैं उन पे अक्रॉस हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे उनका मंचन पुरुष और महिला डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया है, उसका एनालिसिस करना। दूसरा, एक अगर उस राज्य में महिला निर्देशिकाओं ने कोई नाटक लिख के उसका मंचन किया है, उसका एनालिसिस करना। तीसरा, अगर वहाँ उस प्रदेश की कोई महिला नाटककार हैं, उनका नाटक लिखा है और उसका मंचन पुरुष और महिला डायरेक्टर्स द्वारा किया गया है, उसका एनालिसिस करना। और चौथा है कि हिंदी रंगमंच को बचाने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनका इंटरव्यू लेना और उससे संबंधित फैक्ट्स जुटाना। आज हम हैं राजस्थान के जयपुर में। आज हम बात करेंगे अभिषेक मुदगल सर से, जो कि एक्टर डायरेक्टर हैं। आइए बात करते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैं तो चाहूँगा कि पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। आप अपनी अचीवमेंट्स और शुरुआत कैसे की रंगमंच की, उन सब के बारे में। शुरुआती दौर के अंदर जो है स्कूल के अंदर हमारे प्लेज होते थे और स्कूल में जो 8th क्लास को क्रॉस कर लेते थे उनको ड्रामा में मौका मिलता था, 8 से नीचे वालों को नहीं मिलता था। तो एक जो कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो कि जिस दिन हम 9th में पहुंच जाएंगे उस दिन नाटक करने को मिलेगा हमारे को। तो वहाँ से ये ज़ील शुरू हुई कि बड़े बच्चे को करने को मिलता है, हम छोटे हैं इसलिए हमको नहीं मिलता। तो हमारे लिए बड़े होने का मतलब है जिस दिन नाटक करने को मिल जाएगा उस दिन हम बड़ी क्लास में आ गए, मतलब ये होता था। तो वहाँ से थोड़ा ज़ील का शुरुआत हुआ और ये बात मुझे बहुत बाद में पता लगी, मेरे थिएटर करियर के 8 साल 9 साल बाद, कि मेरे पिताजी बचपन में रामलीला किया करते थे गाँव के अंदर। अलवर के पास हमारा गांव है गढ़बस्ती, और वहाँ भरतरी की रामलीला होती है, बहुत फेमस रामलीला है वहाँ पर। तो मेरे पिताजी ने सीता का, लक्ष्मण का, राम का, मारीच का, बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं। पर ये बात उन्होंने मुझे कभी बताई नहीं कि भाई मैं इस फील्ड में ना चला जाऊँ गलती से, जो कि आ ही गया फाइनली, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। फिर स्कूल में करना स्टार्ट किया, फिर जवाहर कला केंद्र में कुछ कैंप्स लगे, वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पढ़ाई साथ साथ चलती रही। फिर धीरे 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 जब एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा और एक्टिंग में बहुत काम हो गया, तो यहाँ जयपुर से बस एक्टिंग को लेकर के मुंबई नहीं जा पाया। तो फिर कुछ डायरेक्शन करना स्टार्ट किए और अब ऐसा स्थिति है कि कभी फिल्म में काम करने का मन नहीं करता। अब मुझे लगता है कि थिएटर डायरेक्शन में जितनी संभावनाएं हैं शायद उतनी किसी चीज़ में भी नहीं है। तो अब मेरा मन यही है कि मतलब मैं लाइफ टाइम थिएटर डायरेक्शन के अंदर ही काम करूं, नाटकों को सजाऊं, उनसे क्राफ्ट निकालूं जितना क्राफ्ट में निकाल सकता हूं, और एक्टर्स को ग्रो करूं। मेरे पास जितने बच्चे भी काम करने आए वो जब मेरे पास से निकले या मेरे साथ में काम करते हुए दूसरे लोग उनका काम देखें तो उनको ये लगना चाहिए कि ये किसी अच्छे ट्रेनर या किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ में काम कर रहे हैं। इनका एक्टिंग का क्राफ्ट जो है वो बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। इस तरीके का मेरा थॉट है काम को लेकर जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने मेरे रिसर्च से संबंधित नादिरा ज़हीर बब्बर का नाटक दयाशंकर की डायरी किया है। जी। तो दयाशंकर की डायरी के बारे में कुछ बताएंगे आप? दयाशंकर की डायरी बहुत खूबसूरत नाटक है और मुंबई में रहने वाले कितने सारे हज़ारों ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो सकता है। तो जब मैं इस तरीके का काम कर रहा था तो मेरा एक मित्र है नवीन शर्मा, वो मुंबई गया था और उसने अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से अपना कोर्स किया और 2-3 साल वहाँ उसने बहुत ख़राब किया और उसको काम नहीं मिला। उसने बहुत तरीके के काम किए, होटल में भी काम किया, क्लीनिंग का भी काम किया। तो जब वो वापस आया तो उसने बोला कि यार मेरे अंदर ना वो मुंबई का जो एक स्ट्रगलिंग वाला जो पूरा एक एरा है ना वो कहीं अटक गया है यार, वो किसी परफॉर्मेंस में मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट्स खंगालना स्टार्ट किया बहुत सारी, और उसी बीच जो है एक बार जो है नादिरा ज़हीर बब्बर का टॉक शो जयपुर में हुआ, राजस्थान फोरम की तरफ से मैं उनका टॉक शो सुनने गया। देन ही सेट कि मैंने ये प्ले लिखे हैं, दयाशंकर की डायरी जो है वो मुंबई बेस्ड स्ट्रगलर्स के ऊपर है। मैंने फटाक से वो प्ले उठाया वहाँ से, उनसे लिया, साइन कराया, लेकर के आया। और फिर जब मैंने उसको पढ़ा तो मतलब नाटक पढ़ते हुए ही मेरी रूह कांपने लगी कि कितनी सुंदरता से, कितनी सच्चाई से उन्होंने वो सारी बातें लिख दी हैं जो एक स्ट्रगलर एक्टर कई बार बोल भी नहीं पाता है। तो फिर हमने उस नाटक पे काम शुरू किया। नवीन जो एक्टर था, और हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस नाटक को पहले आशीष विद्यार्थी जी ने किया हुआ था,
तो आशीष विद्यार्थी इतने बड़े एक्टर हैं और उन्होंने वो 35 कैरेक्टर्स उस नाटक के अंदर पूरे आते हैं जो सोलो एक्टर करता है, और उसकी स्पीच अलग लेके आना, वेरिएशंस लेके आना, उसमें क्राफ्ट डेवलप करना, लड़की के कैरेक्टर्स, बॉस का कैरेक्टर्स, वो सारे कैरेक्टर्स को करना बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन हाँ, 1-1.5 महीना पूरा लगा करके अच्छे से हम लोगों ने उस पर काम किया। नवीन के साथ बहुत काम हुआ उस स्क्रिप्ट के ऊपर, और फाइनली फिर हम लोगों ने उसके 7-8 शोज़ यहाँ पर किए। सर कब कब किए थे, कुछ याद है? 2012-13 2012 में, 2013 में। अच्छा सर, किस शैली में, शैली कैसी थी? लोक नाट्य, यथार्थवादी, एब्सर्ड, सांगीतिक या कुछ और? इसी नाटक की? हाँ, इसी नाटक। यथार्थवादी, बिल्कुल रियलिस्टिक थी। अच्छा, यथार्थवादी। मंच परिकल्पना कैसी थी सर? मंच परिकल्पना पे हमने अलग अलग जॉनर के 3-4 अलग अलग सेट लगाए थे। अच्छा। जैसे उसमें बहुत सारे लोकेशंस हैं उस नाटक के अंदर। एक ऑफिस का लोकेशन है, एक उसके घर का लोकेशन है, एक रोड का लोकेशन है। तो हमने 4 अलग अलग भागों में स्टेज को डिवाइड किया और उनके हम लोगों ने मल्टीपल यूजेस किए। जैसे कि उसका घर का एक स्पेस हो गया जो बाद में कुछ प्रॉप्स चेंज करके उसके दोस्त का घर भी बन जाता है। फिर हमने एक ऑफिस का स्पेस बनाया क्योंकि वो बार बार वो अपने बॉस के यहाँ पर जाता है जिनकी वो बेटी से ख्यालों में प्यार कर रहा है। वो हमने एक स्पेस बनाया। फिर एक हमने रोड का स्पेस बनाया जिसपे अगर कोई नरेशन करता है और रोड के सारे सीन होते हैं, वहां पे हमने कारपेट लगा के उसको रोड बनाया। सेंटर का स्टेज हम लोगों ने खाली रखा कि पब्लिक स्पेसेस के लिए या कोई और मल्टीपल वेन्यूज के लिए सेंटर स्पेस पे रखा जाए। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया अलग अलग एरियाज स्टेज के। प्रॉपर्टीज क्या क्या थी सर? प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे जो मेजर प्रॉपर्टीज जिनको अगर डायलॉग्स में यूज किया जा रहा है, जैसे अगर वो सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट वहां पे हम लोगों ने रखी। जैसे वो ग्लास उठा करके दे रहा है तो ग्लास रखा, शर्ट रखा जो कपड़े चेंज करता है, बदल करके जाता है। ऐसी चीजें जिन चीजों से एक सोलो नाटक के क्राफ्ट को डेवलप किया जा सके। जैसे कि जब हम सोलो नाटक करते हैं तो अकेला एक्टर होता है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। ग्रुप नाटक में आप म्यूजिक भी डालते हो, 4 लोगों का कॉन्वर्सेशन होता है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, लेकिन उन सब का एक कंबाइंड जो फीडबैक मिलता है वो बहुत सुंदर मिलता है। वही ये सारे फीडबैक सोलो नाटक के अंदर अकेले अभिनेता के ऊपर आ जाते हैं। तो अब उसको स्पीच भी बोलनी है, उसको इमोशन भी दिखाने हैं, प्लस हम उससे बोर भी नहीं होने चाहिए, जो ऑडियंस है उससे बोर भी नहीं होनी चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ क्राफ्ट उसके अंदर डालता है कि वो कपड़े चेंज करेगा, वो ग्लास उठाएगा वहां से, वो सिगरेट जलाएगा, फिर डायलॉग बोलेगा, वॉक करता हुआ जाएगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ेगा, वहां से आवाज देगा, जब लड़की से उसको मिलना होगा तो पर्दे के पीछे चला जाएगा। तो वो सारे क्राफ्ट की चीजें जिससे कि वो उसका एक्टिंग मोनोटोनस नहीं लगे, वो हमने स्टेज पे क्रिएट किए सारे प्रॉपर्टीज। मतलब ये पूरा सोलो नाटक था कि? सोलो नाटक था ये पूरा, दयाशंकर की डायरी। तो यहाँ पे जो लड़कियां, बॉस की लड़की, ये सवारी खुद कर रहा है कैरेक्टर सारे, खुद एक ही एक्टर दूसरे कैरेक्टर भी कर रहा है, खुद का कैरेक्टर भी कर रहा है और कहानी भी सुना रहा है। ओके, लड़की का भी कैरेक्टर खुद कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशीष विद्यार्थी भी अकेले ही करते हैं इस नाटक को। ओके। इसके प्रयोग के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसमें? मैं अपने जीवन में जितने भी नाटक करता हूँ वो 2 तरीके से करता हूँ। एक, जब हम टीम बैठते हैं साथ में और हमें कोई नया नाटक बनाना होता है तो हम जॉनर तलाशते हैं कि ऐसा कौन सा जॉनर है, या ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट है, या ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो सोलो नाटक उससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। एक रीजन तो ये रहा। दूसरा रीजन ये रहा कि जब मेरे पास में कोई भी मेरा स्टूडेंट कोई एक तरीके का एक्सपेरिमेंट या स्क्रिप्ट या कंटेंट लेकर के आता है कि सर इस चीज के ऊपर काम मुझे करना है, तो मैं अपने आप उस पर इंटरेस्ट दिखाता हूँ। क्योंकि एक्टर का किसी चीज में इंटरेस्ट होगा ना, तो उस इंटरेस्ट पे आप अपना डायरेक्शन डेवलप करके उसको और सुंदर बना सकते हो। अगर आप जब एक्टर पे फोर्स करके किसी नाटक से कराओगे तो वो चीज नहीं निकालेगा। पर किसी एक्टर का इंटरेस्ट, जैसे नवीन का इंटरेस्ट था कि यार मेरे को ये प्ले करना है, ऐसा प्ले जैसे मुंबई के स्ट्रगलर्स की कहानी दिखाई जाए, क्योंकि मैं 2.5 साल वहां रहा हूं, मैंने सब कुछ झेला है। तो मुझे लगा कि जब उसका इंटरेस्ट है ऐसे ऐसे कंटेंट पे, तो ये कंटेंट बहुत सुंदर निकल करके आएगा। तो दूसरा रीजन ये था जी। अच्छा, सिंबॉलिक रूप से इसमें आपने कुछ प्रयोग किया है? इसमें सिंबॉलिक कोई प्रयोग नहीं किया जी। अच्छा, चरित्रों को कैसे गढ़ा है, नायिका तथा अन्य पात्रों को, चरित्रों को कैसे दिखाया है आपने? अब सोलो नाटक है तो उसके अंदर वही एक्टर है, तो वो पहले नरेशन करता है कि जैसे मैं उसके पास में गया और उसके बाद में जैसे मैंने उसको देखा, उसने सामने से कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर मेरा घबरा गया। मैंने कहा जी 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 वो मैं आपके 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 पिताजी से मिलने आया था। तो फिर वो बहुत जोर से हंसी। अरे तो तुम इतना हकला क्यों रहे हो, अंदर है पिताजी, बाय। और वो बाय करके निकल गई।
तो ये जो वेरिएशन है सोलो नाटक के अंदर कि वो पहले महिला का रोल कर रहा है, फिर वो उसमें अपने बीच बीच में स्टोरी भी नरेट कर रहा है, तो इसमें स्विच करना होता है बहुत सारा। तो उसके लिए एक्टर बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि उसको बार बार कैरेक्टर स्विच करने हैं। तो उस तरह से डिजाइन किया कि कहाँ पे कैसे होगा, और नवीन इसमें कैपेबल था क्योंकि वो बहुत साल से मेरे साथ थिएटर कर रहा था। जी। अच्छा, पुरुष पात्रों को, चरित्रों को कैसे गढ़ा, लेखिका के अनुसार या अपने अनुसार? जो नादिरा में हमने नाटक लिखा है उसमें बहुत सारी संभावनाएं पहले से ही हैं। जी। दूसरा यह है कि जब आप बात करते हैं कि गढ़ा कैसे, तो क्योंकि नवीन का ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी था, मैंने मुंबई में कभी गया नहीं है, ना मैंने कभी स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे जितने दोस्त मुंबई गए उनसे जो बातचीत होती रहती थी, या अभी भी मेरे कई स्टूडेंट्स जाते हैं, कुछ लोग 1 साल वहाँ रहते हैं, फिर वापस आके कोई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, थिएटर छोड़ देते हैं, तो वो सब दिमाग में ऑब्जर्वेशन मेरे साथ में था। तो नवीन को मैंने यही बताया कि नवीन, हर चीज के पहलू हो सकते हैं, आप कौन सा स्ट्रगलर दिखाना चाहते हो वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो नवीन के कैरेक्टर में मेरे को सबसे ज्यादा काम करना था कि वो जो लीड कैरेक्टर दयाशंकर, वो कैसा आदमी है। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि दयाशंकर की जो सिचुएशन है वो नवीन से काफ़ी मिलती थी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जिनके पास पैसे नहीं है, और वो मुंबई पहुंच गया है, अब वो उधार लेके काम चला रहा है, वो वापस घर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो एक्टर बनने आ चुका है घर से भाग करके। तो ऐसी बहुत सारे सिचुएशन जो नवीन के साथ में मैच करती थी, उन सिचुएशंस को मैंने दयाशंकर की डायरी में रखा। नादिरा मैम का कंटेंट एज इट इज रहा, बस मैंने इंटरप्रिटेशन नवीन के अकॉर्डिंग उसका बदल दिया कि दयाशंकर की जो सारी सिचुएशंस हैं उनको थोड़ा सा मोल्ड करके अगर वो नवीन की सिचुएशंस बन जाती हैं तो वो शायद वो नवीन ज्यादा नेचुरली उसको निकाल पाएगा। और अगर मैं नवीन को बोलूंगा कि नहीं, तो दयाशंकर की सिचुएशंस निकाल, तो उसको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। निकाल तो फिर भी लेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी। तो हमने सिचुएशंस वही रखी, कंटेंट वही रखा, इंटरप्रिटेशन मैंने नवीन का खुद का बनाया कि ये सारी चीजें तेरे साथ घट रही हैं और जिस तरह से घटी है उसी तरह से इमेजिन कर। ये मत सोच कि दयाशंकर की चीजें हैं, ये आपकी चीजें होंगी उसके अंदर सारे के सारे। ये चरित्रों के संवाद का स्वरूप कैसा था? चरित्र के संवाद के बारे में कुछ बताइए। हिंदी लैंग्वेज का पूरा नाटक है और हम लोगों ने उसी तरह से पूरा उसको रखा है। जो जिस लैंग्वेज में लिखा है उसमें मुंबईया स्टाइल की बहुत सारी बातें हैं, कुछ मराठी के वर्ड भी आते हैं, कुछ और औरतें निकल रही, उन्होंने ये कहा है तमकाचा पाओचो, तो वो उस तरह से बोलेगा लिरिकल वे के अंदर। तो संवाद, जब वो कहानी सुना रहा है, अपनी नरेशन कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे वेरिएशन में कहानी सुना रहा है, सारी चीजें कर रहा है, इमोशंस भी दिखा रहा है। जैसे ही वो कैरेक्टर में तब्दील होता है तो वो एक स्पेसिफिक तरीके की स्पीच पकड़ लेता है। अब हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो कि ये एक्टर एक ही तरीके की स्पीच बोल रहा है, इस एक्टर की मतलब इस कैरेक्टर की स्पीच में बदलाव नहीं है, लेकिन वो एट ए टाइम 35 कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो हमें एक कैरेक्टर का वो एक स्पीच तो पैटर्न रखना ही पड़ेगा जिससे कि डिफरेंशिएट हो सके 35 कैरेक्टर। तो मैंने उसके जितने कैरेक्टर्स थे उसका एक स्टाइल कर दिया कि जब बॉस आएगा तो वो बार बार ऐसे हाथ लगाएगा और बोले हाँ क्या हाल है, अरे कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तो वो उसका स्टाइल यही रहेगा। लेकिन अगर अब मैं ये सोचूं कि नहीं, उसके अंदर इमोशन भी आ जाएगा और वो उस स्पीच की चीज को भी वेरिएट करने लगेगा, तो उसके लिए तो कम से कम 20-25 साल की प्रैक्टिस चाहिए किसी एक्टर को जितना करने के लिए। तो हमने क्या रखा कि हमने संवादों की जितने भी वेरिएशन थे वो फिक्स रखे कैरेक्टर्स के, और नरेशन के अंदर हम लोगों ने संवाद को वेरिएट किया, इमोशंस चेंज किए, बताने का तरीका बदला, ये सारी चीजें हमने उसके अंदर की। जी। आपके अनुसार क्या इनकी भाषा चूंकि किरदार, समय, काल, इमोशंस के अनुसार थी, या कुछ नया करने का प्रयास किया? नया करने का प्रयास किया, बिल्कुल। जैसे चूंकि स्क्रिप्ट जब लिखी गई थी 20 साल पहले के हिसाब से लिखी गई थी, और फिर हमने कुछ उस टाइम की चीजें भी डाली। जैसे नवीन अनुपम खेर इंस्टीट्यूट में गया था तो हमने उसका भी एक एग्जाम्पल डाला कि वहां पे जाकर के सीख लो, या किशोर नबित का भी डाला। मतलब उस टाइम पीरियड के ऊपर मुंबई का स्ट्रगलर क्या फेस कर रहा है, ये सब चीजें भी हम लोगों ने डाली। सेम वही बात है कि मैंने इसको नवीन के इंटरप्रिटेशन से ज्यादा बनाया क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस किया था, लेकिन सिचुएशन और डायलॉग हमने दयाशंकर के ही रखे पूरे के पूरे। जी, सिचुएशन, डायलॉग दयाशंकर के अकॉर्डिंग रखे पूरे, लेकिन नई चीजें डाली उसमें बहुत सारी हम लोग। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था कि संगीत का प्रयोग आपने इस नाटक में कैसे किया? नेपथ्य से या फिर किस और प्रकार से? लाइव संगीत, रिकॉर्डेड संगीत, या क्या? बैकग्राउंड हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ही यूज करी, रिकॉर्डेड म्यूजिक यूज करा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइव म्यूजिक यूज करता हूँ मेरे नाटक के अंदर,
लेकिन क्योंकि नाटक रियलिस्टिक था, मुंबई की कहानी थी, तो मुझे इसमें लगा कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रैफिक के साउंड्स और बिल्डिंग की आवाज़ें, शोर की आवाज़ें, इस तरह की चीज़ें चाहिए थी जो कि लाइव म्यूजिक में निकालना मुश्किल था। रियलिस्टिक साउंड्स बहुत सारे, तो इसलिए मैंने इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया, जो कि लैपटॉप पे ऑपरेट होता था पूरा का पूरा म्यूजिक, उस तरह से। अच्छा, संगीत प्रस्तुति की तकनीकी में क्या कोई फ़र्क आया है आपके अनुसार से अभी? बहुत फ़र्क आया है। कैसे? मतलब म्यूजिकल थिएटर की बात कर रहे हैं आप, या नाटक में म्यूजिक की बात कर रहे हैं? नाटक में भी और उसमें भी। देखिए, म्यूजिकल थिएटर भी बहुत बदला है, क्योंकि पहले मतलब लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करने में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो म्यूजिकल थिएटर भी धीरे धीरे जो है अपनी जो है दिशाएं फैला रहा है बहुत आगे और बढ़ रहा है, और उसके भी वेरिएशंस अच्छे निकल रहे हैं। प्लस नाटक में म्यूजिक की बात करें तो पहले लाइव म्यूजिक ही पूरा का पूरा चलता था, फिर रियलिस्टिक थिएटर आने के बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक चलना स्टार्ट हुआ। अब लाइव म्यूजिक जो है उसको रिकॉर्ड करके बैकग्राउंड में चला लिया जाता है। उससे क्या होता है कि खर्चा कम होता है, अदरवाइज हम जो है आर्टिस्ट को बार बार बुलाना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का ऑप्शन ले लिया। जबकि लाइव म्यूजिक जब बजता है उसका एक अलग माहौल होता है पूरा का पूरा। अब मेरे 7 नाटक ऐसे जिनमें लाइव म्यूजिक ही है पूरा, तो मैं म्यूजिशियंस को लेकर के ही जाता हूँ। कुछ नाटक में मेरे एक्टर्स खुद म्यूजिक ऑपरेट करते हैं, तो उनको सिखाया गया बकायदा, उन्होंने सीखा, वोकल्स लिए, सारी चीज़ें करी, उससे उनको एक नई चीज़ सीखने को मिली। तो जो पहले चीज़ें थी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा लेजी भी होते जा रहे हैं एक्टर्स, तो वो कौन म्यूजिक सीखे 3 महीने लगा करके, हारमोनियम सीखे फिर अभिनय पे जाए। अब तो उनको कैप्सूल चाहिए कि 6 महीने में मैं एक्टर बना दो, हमको मुंबई जाना है। तो उस वजह से, क्योंकि हम सब बहुत फास्ट जाने लगे हैं जीवन में चीज़ें, हमें 10 सेकंड की रील जो है वो फटाक से हम चेंज कर देते हैं 3 सेकंड के अंदर। तो इस फास्ट फॉरवर्ड ज़माने के अंदर जो है अब मेजर चीज़ें जो है बैकग्राउंड पे जाती है, लेकिन अभी भी हम तो यही कोशिश करते हैं कि जितना लाइव पे जा सके, क्योंकि लाइव आर्ट है तो वही जिंदा रहे तो अच्छा रहे। जी। अच्छा, लाइट का प्रयोग कैसे किया? संदर्भ के अनुकूल, भाव के अनुसार, चरित्र उभारने के लिए, घटना के अनुसार, या फिर कुछ और? घटना के अनुसार, सिचुएशन पे हम लोगों ने लाइट रखी अलग अलग। नॉर्मल सिचुएशन है तो जनरल लाइट है, और वो जब वो लड़की से मिल रहा है तो कलर लाइट आई है। जब वो बहुत परेशान है, चिल्ला रहा है, लास्ट में सुसाइड करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सब जगह जो है गुस्सा है, लाल लाइट कलर्स यूज़ करते हुए। अंदर से अगर वो रोड पे जा रहा है तो क्रॉस लाइट यूज़ की है कि गाड़ियों की लाइट्स आ रही हैं, वो हो रही है। तो जिस जिस जगह पर सिचुएशन पे वो पहुंच रहा है, घटनाएं घटित हो रही हैं उसके साथ में, उस अकॉर्डिंग हम लोग लाइट्स को यूज़ करते रहे। जी। प्रकाश तकनीकी में क्या फ़र्क आप देखते हैं सर? बहुत देखते हैं। पहले जब हम नाटक करते थे तो गिनती की जो है 4 5 6 लाइट्स होती थी हमारे पास में। एक ऑडिटोरियम के अंदर 2 प्रोफाइल लाइट मिल जाए तो बहुत होती थी। आजकल प्रोफाइल है काफ़ी लाइट्स, फ्रेजनल नई एलईडी लाइट्स आ गई हैं, कलर्स के कमाल के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं बहुत सारे, तो उस वजह से इफेक्ट अलग क्रिएट होता है। अब जब हम स्टेज पे देखते हैं तो प्रोजेक्शन का यूज़ होता है, प्रोजेक्टर लगा करके लाइट्स क्रिएट किए जाते हैं, गोबोज लगते हैं, छन के लाइट्स आती हैं, जाली से लाइट्स आती हैं। तो ऐसे इफेक्ट्स जो हम इमेजिन किया करते थे वो अब हम लाइट्स में निकाल पा रहे हैं सारे के सारे। तो बहुत चेंज आया है टेक्निकल। छन की लाइट के क्या मतलब है सर? मतलब जैसे आप गोबो लगाते हैं लाइट्स के अंदर, लाइट अब नॉर्मली फेस है, जैसे आप ये लाइट इधर से ऊपर से आ रही है। अब जैसे मैंने ये हाथ रखा तो ये देखिए ये इसका शेडो बन रहा है ये जी। अब ये स्टेज पे जाएगी लाइट, जिसमें यहाँ पर लाइट नहीं आएगी, लेकिन जहाँ जहाँ खाली है ना वो लाइट आएगी खाली। तो ऐसा दिखेगा कि 4 खंबे खड़े हैं यहाँ पर। ओके। गोबो लग जाता है, मतलब बल्ब के आगे एक गोल कलर का गोबो लगता है जिसपे कुछ डिजाइन होती है, और फिर वो डिजाइन आती है, बाकी की लाइट नहीं आती है। तो जैसे बहुत सारे आपने छेद किए और वो छन करके लाइट ऐसे फैलेगी, तो ऐसा लगेगा कि झाड़ी में से सनलाइट आ रही है। ओके, समझ गया। वो है। तो एक तो आपने बोला प्रोजेक्ट से लाइट क्रिएट कर, प्रोजेक्टर से, और छन के एक और गोबो यूज करते हैं इसके अंदर। गोबो यूज, गोबो लग जाता है ऊपर, उससे फिर लाइट चेंज होती है पूरी। जी। और पहले की जैसे एलईडी का अब तो नॉर्मल यूज होने लगा है सर। और कुछ नया? एलईडी है, और इसके अलावा मतलब नई लाइट्स के अंदर बेबी स्पॉट्स आते हैं, शार्प स्पॉट बनते हैं उसके अंदर एकदम, और मूविंग हेड्स आते हैं जो मूव हो जाते हैं, वाटर लाइट्स आती हैं जो करती है बहुत, मतलब आपको क्या इफेक्ट चाहिए सब मिलेगा।
आग चाहिए तो फायर का उसमें इफेक्ट आ जाएगा, आपको लगेगा कि आग जल रही है बाकायदा। पानी चलता हुआ आपको चाहिए तो उसका पानी का ऐसे मूव करती हुई लाइट होती है जो पानी का ऐसे लेयर्स बनाती है। सब है अब तो, आपको क्या विजुअल दिखाना है आप बताइए, लोग बना देते हैं लाइट। आपका इस प्ले के बारे में क्या विचार, आप इसको वर्तमान से कैसे जोड़ते हैं? वर्तमान से जोड़ करके ही स्टार्ट किया था उसको, जब फर्स्ट टाइम बातचीत हुई थी जी। कि आज जो है कितने सारे लोग हैं जो मुंबई जाते हैं एक्टर्स, और वो जाते हैं बड़े बड़े सपने लेकर के, पर प्रैक्टिकली ये सोच के नहीं चलते हैं कि अगर हमारा कुछ नहीं हुआ या हमें कुछ काम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। रियलिटी से बहुत भागते हैं। आज मान लीजिए कोई फिल्म देखी, रात को सपना देख लेते हैं कि एक्टर बन जाएंगे और उनको 7 दिन के अंदर एक्टर बन भी जाना है। तो रियल सिचुएशन यही है कि हम बहुत सारे ऐसे अधूरेपन में जीते हैं जिसके अंदर जो हम होना चाहते हैं हम हो नहीं पाते। हमारे जीवन में डिप्रेशन इसी चीज़ का है कि हम कुछ और होना चाहते थे जो हम नहीं हो पा रहे, और जो कुछ और होना चाहते थे उसके लिए हम एफर्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये रोते हैं कि यार मैं ये नहीं हो पाया, मैं ये नहीं हो पाया, मैं ये नहीं हो पाया, कैसे भी मैं ये हो जाऊं, कैसे भी मैं ये हो जाऊं। इसकी जगह अगर मैं बिना कुछ बोले अपने उस फील्ड की तरफ धीरे धीरे काम करता रहूं तो शायद मैं एक दिन पहुंच भी जाऊंगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल सिचुएशंस इस वक्त नई पीढ़ी की यही चल रही है कि मुंबई पहुंचते हैं और जब उनको कोई काम नहीं मिलता है तो दूसरे काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दयाशंकर की डायरी में होता भी है। और फिर वहाँ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो एक्चुअली बनने कुछ और आए थे, वहाँ क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं तो उनको ज़िंदगी में करनी नहीं थी क्योंकि सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ से, मुंबई में रहने का खर्चा निकल रहा है। फिर कोई ऑडिशन आ जाता है, वहाँ भाग जाते हैं, उस वजह से उनकी वो नौकरी भी चली जाती है, फिर दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। ये जो एक पूरा मेंटल स्ट्रेस स्ट्रगल सारा का सारा मुंबई के लाखों एक्टर्स जो वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी तरफ चल रहा है, आज भी बरकरार है, उसकी पूरी कहानी दयाशंकर की डायरी है। तो यहाँ इस नाटक में कोई स्त्री सशक्तिकरण जैसी कोई बात दिखती है आपको? नहीं, इसमें नहीं है जी। इसमें तो अभिनेता की या मतलब कलाकार के सशक्तिकरण की बात होती है जी। कलाकार की स्थिति क्या है सोसाइटी में उस पर बात होती है। अच्छा सर, एक पुरुषों के साथ साथ महिला निर्देशकों की भूमिका को रंगमंच के विकास में आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़रूरी है। और कुछ निर्देशकों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप नेशनल थिएटर की तरफ जाते हैं तो स्वाति दुबे है जबलपुर से, बहुत कमाल काम कर रही है। मेटा में अवार्ड लिए हैं कई नाटकों में उसने, NSD से ग्रेजुएट है और अच्छा काम कर। दिल्ली में शिल्पी मारवा है, अच्छा काम कर रही है। और राजस्थान के अंदर मूमल, प्रीति दुबे, और इसके अलावा जोधपुर उदयपुर में तो कोई नहीं है महिला निर्देशक। उदयपुर में रुचि मैम है पर वो काफ़ी सीनियर हैं। अगर यंग में हम बात करें तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही हैं और वो उस चीज़ को ब्रेक कर रही हैं जिस समय में मैंने वो समय देखा है कि नाटक में एक लड़की को लेकर आना कितना मुश्किल होता था। उसके घर से उसको रिहर्सल के लिए लेकर के आना, कहीं बाहर शोज के लिए लेकर के जाना, वेरी टफ। ऐसी स्थिति में अगर ये लड़कियां आगे आ रही हैं थिएटर में अपने दम पर कोई नाटक लेकर चल रही हैं, अपना ग्रुप खड़ा कर रही हैं अगर कोई लड़कियां, तो ये बहुत सुंदर बात है कि वो और लड़कियों को थिएटर की तरफ आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। महिला निर्देशकों का होना पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है, जिसकी बहुत खुशी होनी चाहिए सब लोगों को, क्योंकि कम से कम अब वो प्रॉब्लम आपके पास में नहीं है कि आप नाटक करने जा रहे हैं आपके पास में लड़कियां ही नहीं है। तो मुझे कई बार पहले भी ऐसा लगता रहा था कि, और मैंने अपने जितने फेस्टिवल्स हुए रंग राजस्थान के, मैंने जितने भी सीजन्स किए उसमें मैक्सिमम सीजन्स में मैंने महिला निर्देशकों पे बातचीत हमेशा रखी है कि महिला निर्देशक, उनकी अवधारणाएं, उनका डेवलपमेंट, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आगे वो किस तरह से अपने आप को देखती हैं, क्या करती हैं। तो जैसे पिछली बार मूमल ने, प्रीति ने और स्वाति ने अपने विचार रखे थे, फेस्टिवल के अंदर टॉक हुई थी, उन्होंने कहा कि हम उस टाइम पर थे कि जब हमें नाटक देखने के लिए भी नहीं मिलता था और आज हम नेशनल लेवल पर अपने नाटक कर पा रहे हैं और लड़कियों को लेकर के आ पा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है सर कि मैं एज अ मेल जब किसी लड़की को उसके घर से एज ए सिक्योरिटी लेने जाता हूँ तो वो शायद इतना सिक्योर नहीं फील करते जितना एक महिला निर्देशक जब जाकर के बात करती है, तो जितना उनको इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है।
स्वाति के साथ में इस वक्त शायद 12-13 लड़कियां काम कर रही हैं, और वो जबलपुर जैसे शहर में आती है। जबलपुर के अंदर लोग मतलब लड़कियों को नाटक में भेजें भी ना, मतलब, और वो 3-4 साल से मतलब मैं लगातार देख रहा हूँ कि वो लड़कियां रेगुलरली उस ग्रुप में काम कर रही हैं। स्वाति उनके घर पे जाके उनसे बात करती है। वो ऐसी लड़कियां हैं जिनके घर वालों ने उनके कमरे पे ताले तक लगा दिए थे कि नहीं तो नाटक खेलने नहीं जाओगी, पर उन्होंने इस तरह के अचीवमेंट पे उनकी बात पहुंची कि वो अब उनके घर वाले खुश होते हैं, देखते हैं कि अखबारों में नाम छप रहा है, वो बड़े बड़े फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसी चीज़ पे कि अगर कोई महिला आ रही है, वो बढ़ रही है, उसके साथ साथ सोसाइटी में जो रंगमंच को लेकर के धारणा है वो कितनी बदल रही है। क्योंकि एक लड़की अपने लेवल पे, अपने विजन के ऊपर एक पूरे के पूरे थिएटर को लेकर के चल रही है। जी, मतलब आप मान रहे हैं कि आ रही हैं लड़कियां डायरेक्शन में, लेकिन कम है वो अभी? मैं ये नहीं मानता कि कम है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि कम तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी भी ऐसा है कि लड़कियां, क्योंकि हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है कि लड़कियां हमारे पास में एट पार कम है हमारे पास में पॉपुलेशन के अंदर। तो जब भी हम कोई नाटक करते हैं तो हमें लड़कियों की रिक्वायरमेंट होती है। और लड़कियां एक्टिंग में ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि लड़के बहुत हैं, और जितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते तो हमें लड़कियों से अगर डायरेक्शन भी करा रहे हैं तो हमें एक्टर की रिक्वायरमेंट पहले होती है कि चलो डायरेक्शन करो लेकिन एक्टिंग भी करो, क्योंकि एक्टिंग के लिए लड़कियां इतनी सारी नहीं मिल पाती हैं आपको। तो मुझे लगता है आ रही हैं लड़कियां और आएंगी, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से लड़कियां कम है तो वही आपको कम लगेगा। बाकी नेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो जिस हिसाब से मैं 10 साल पहले की यंग डायरेक्टर्स या वुमेन डायरेक्टर्स देखता हूँ उसके मुकाबले आज कहीं ज्यादा लड़कियां डायरेक्शन के अंदर आ चुकी हैं। तो जयपुर में क्या स्थिति है सर? जयपुर में मुदिता चौधरी काम कर रही है, मूमल तंवर काम कर रही है, प्रीति दुबे काम कर रही है, रुचि भार्गव काम कर रही हैं, बबीता मदान काम कर रही हैं जी। और इसके अलावा आप फीमेल डायरेक्टर्स में और देखते हैं तो ये ही हैं अभी तक, तो और डेवलप हो रही हैं अभी। जी। आपने बताया मूमल मैम, प्रीति मैम, मुदिता, प्रीति, मुदिता, बबीता मैम, रुचि भार्गव मैम। अच्छा जी सर। जोधपुर में है पूजा है। कहाँ पे सर? जोधपुर में। अच्छा। जोधपुर में पूजा जोशी हैं, और इसके अलावा उदयपुर के अंदर एक है रेखा सिसोदिया, जिनके संगीत नाटक अकादमी में नाटक होते हैं कई सारे। पूजा जोशी जयपुर में, और जोधपुर में पूजा जोशी हैं, उदयपुर में रेखा सिसोदिया है। जी सर। ये राजस्थान के अंदर है काफ़ी। अच्छा सर, ये बताइए, आपने इस नाटक के मंचन में मूल लेखिका के मूल आलेख से अलग अलग क्या नया किया है? अलग मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बदला है। मतलब जो उन्होंने लिखा है वो मान लीजिए कि 15 साल 18 साल पहले की कहानी लिखी है, उस समय की बातें लिखी है उन्होंने। मूल आलेख बहुत मैंने एज इट इज रखा, बस कुछ चीजें बदल दी। जैसे कि अगर वो उस समय की बात कर रही हैं डबल बस की, तो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ लोकल ट्रेन की और मेट्रो की भी। ओके। तो मैंने आज के हिसाब की कुछ चीजें उसके अंदर ऐड ऑन कर दी हैं, बाकी मूल आलेख के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, मैं जब भी कोई नाटक करता हूँ, कि मैं सिर्फ उसमें आज की कुछ चीजें ऐड ऑन कर दूं, मूल आलेख से छेड़छाड़ करने का मेरा कभी मन नहीं होता है। वो इतने सुंदर लिखे हुए टेक्स्ट हैं कि आप उनको बदल के क्या कर लोगे जी। तो आप अपने डायरेक्शन में जो एक्सप्लोरेशन चाहते हो वो करो ना। आलेख को आप काट छाट करने की जगह आप उसमें देखो कि आप क्या डेवलप कर सकते हो और उसके साथ। जी, मतलब आज आप लोकल ट्रेन की बात कर रहे हैं, मुंबई की। हाँ, कल मेट्रो की करूंगा। हाँ। फिर फ्लाइट की करूंगा, या उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएंगी तो उसकी बात करूंगा। आज जो चल रहा है दुनिया में मैं तो उसकी बात करूंगा। मान लीजिए कि अगर वो दया शंकर 2002 के अंदर डबल बस में बैठ के जाता था, तो आज तो लोकल में जा रहा है अंदर ही से आदमी ऑडिशन पे। कल जो है वो बाइक लेके जाएगा या मेट्रो में जाएगा। तो वो चीजें तो हमें बदलनी पड़ेंगी, वरना आज का ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर हम उसको डबल बस दिखाएंगे तो वो पुराने जमाने की चीजें पता ही नहीं। अब आज के नए बच्चे को आप बोलो कि बेटा मैं अपने जमाने के अंदर जो है परी की कहानी सुनता था, तो आज तो शिनचैन सुनना चाहता है। वो आपसे कौन परी की कहानी सुनेगा? उसको चाहिए शिनचैन की कहानी सुनाओ, बैटमैन की कहानी सुनाओ, स्पाइडरमैन की कहानी सुनाओ। तो आपको आज की ऑडियंस के साथ लेके चलने के लिए नाटक को बदलना तो पड़ेगा अपनी चीज। अच्छा, इस क्षेत्र के जिले में रंगमंच की स्थिति कैसी है यहाँ पे जयपुर में? देखिए, मैं जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था थिएटर, तब मैं स्थिति देखता था। अगर मैं उस परिप्रेक्ष्य से पूरी बात करूं, नाटक कम होते थे, ऑडियंस बहुत कम थी,
और एक्टर्स जो सीखने वाले थे वो कई ज़्यादा थे, ग्रुप्स कम थे। अभी स्थिति ये है, लास्ट अगर मैं अपने थिएटर करियर के 15 सालों की बात करता हूँ, 20 सालों की बात करता हूँ, जैसे मैंने 2006 में थिएटर शुरू किया था, अब 2024 आने वाला है, तो करीब 16-17 साल मुझे थिएटर के अंदर हो गए हैं। और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो चीज़ें बदली हैं, थिएटर ग्रुप्स बढ़े हैं, नए डायरेक्टर्स जयपुर के अंदर बहुत सारे आए हैं, थिएटर फेस्टिवल्स बढ़े हैं जिनकी वजह से ऑडियंस आना स्टार्ट हुई है, टिकट बिकना शुरू हुए हैं, 100 रुपए के 50 रुपए के बिक रहे हैं, लेकिन बिक रहे हैं। लोग टिकट खरीद करके नाटक देखने की आदत डालना शुरू कर चुके हैं। फेस्टिवल्स, नाटक बाहर के लोग आकर के यहाँ पर कर रहे हैं। जयपुर को एक ऑडियंस हब माना जा रहा है फेस्टिवल का, और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जैसे मेरा एक नाटक था महाब्राह्मण, उसका मैं वीडियो आपको भेजूंगा, तो वो मैंने पूरा शिल्पग्राम का जो 1000 फीट बाय 1000 फीट का एरिया था उसको यूज करते हुए 11 झोपड़ियों को एक अलग एक्सपेरिमेंट मैंने तय किया। और मैंने ऑडियंस को ये कहा कि मैं आपको बैठने के लिए चेयर्स नहीं दूंगा, आपको घूमते घूमते नाटक देखना पड़ेगा। और ऑडियंस ने देखा वो नाटक। तो अगर जयपुर की ऑडियंस इस इंटेलेक्ट पे पहुंच गई है कि उनको चेयर भी नहीं चाहिए अच्छा आर्ट देखने के लिए, तो इसका मतलब हमारा जयपुर ऑडियंस के लेवल पे भी ग्रो कर रहा है, आर्ट के लेवल पे भी ग्रो कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत कंजर्वेटिव आज भी हैं। जयपुर का जो क्षेत्रीय चीज है, तो जब अतुल कुमार का ख्वाब सा नाटक पूरे इंडिया में हुआ तो बड़ा फेमस हुआ, पर जब वो जयपुर आया ख्वाब सा, तो नेक्स्ट डे अखबार में खबर छपी कि अश्लीलता की गई नाटक के अंदर, क्योंकि नाटक की कॉस्ट्यूम्स के कपड़े छोटे थे। तो उस मानसिकता से भी हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा कि हम आर्ट को देखें, हम हर चीज के अंदर धर्म नहीं घुसाएं। मतलब अगर आपका 10 साल का बच्चा इंटरनेट पे अपनी एज 18 बता करके नेटफ्लिक्स देख रहा है, तो आप अगर अतुल कुमार के नाटक को अश्लील बताएंगे तो आप अपने घर में फिर क्या करेंगे? क्योंकि आप अपने बच्चे को तो नहीं रोक पा रहे हैं गूगल चलाने से, और गूगल पे तो सब कुछ है आज की तारीख के अंदर। तो जब अपने बच्चे को नहीं रोक रहे हैं आप, तो आप अतुल कुमार के काम को अश्लील क्यों कह रहे हैं? तो ये आपके रोकने से नहीं होगा, ये तो सार्वभौमिक हमें रोकना पड़ेगा कि अगर हम ये चीजें पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते तो हमें इस चीज को बिल्कुल ब्रेक कर देना पड़ेगा। तो आप नेटफ्लिक्स को भी बैन कीजिए, आप अमेजॉन प्राइम को भी बैन कीजिए, आप सबको बैन कीजिए कि नहीं, हमें देखना ही नहीं है कंटेंट। और अगर कोई आदमी ऐसा इनिशिएट लेके कर सकता तो फिर आप भी। तो जयपुर में अभी हम उस मानसिकता से आगे नहीं बढ़े जिसमें कि हम नाटक को सिर्फ एक धार्मिक प्रेजेंटेशन या महाभारत रामायण की कहानियों के प्रेजेंटेशन या रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन तक मानते हैं। उसके ऊपर अगर हम कुछ अलग करने जा रहे हैं थिएटर के अंदर तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ उस क्लासिकल कंटेंट के अंदर अंदर है, तो अगर हम उसका कंटेंट बदलने पे जाते हैं तो बुरा लग जाता है, यार ये आपने कैसे कर दिया है। तो जैसे मैंने नर्वदेही जो नाटक अभी रिसेंटली किया है वो बहुत क्रिटिसाइज हुआ और वो बहुत पसंद भी किया गया, दोनों तरीके की ऑडियंस ने उसको देखा। क्रिटिसाइज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक कहानी बताई है, नरवैदेही मतलब एक आदमी है जो कि सीता का कैरेक्टर करता है, और हजारों रामलीलाएं ऐसी हैं हिंदुस्तान में जहां सारे पात्र पुरुष ही करते हैं, और एक आदमी जो 10 साल से सीता का पात्र कर रहा है तो वो सीता के कैरेक्टर को ओढ़ चुका है पूरा का पूरा। अब उसकी रियल लाइफ के अंदर भी सीता की कैरेक्टराइजेशन निकलते हैं, तो वो रियल लाइफ में भी राम से प्यार करने लगा है। कहानी ये है कि एक एक्टर है जो सीता को करता है और वो रियल लाइफ में भी उस राम से प्यार करने लगा, क्योंकि जब वो सीता बनता है तो वो उससे प्यार करता है। तो उसी आदमी के लिए, जो कि दूसरा भी आदमी है, उसके अंदर फीलिंग जागृत हो गई है कि यार मुझे इस राम से प्यार है, और वो उस राम को पाने के लिए सब कुछ करता है, अग्नि परीक्षा भी देता है, सारी चीजें करता है, और एट द एंड मर भी जाता है उसी रामलीला के अंदर वो। और फिर उस मंडली को रियलाइज होता है कि वो अपने आप में सीता को कितना पा चुका था अपने प्यार के अंदर। तो वो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने ये नाटक किया कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी कितनी वेरिएशन से गुजरती है। तो कई लोगों ने बोला ये आप गलत कर रहे हो और आपने ये रामलीला के साथ में क्या कर दिया, ये वो। और जिन लोगों को एक्चुअल में वो समझ में आने लगा कि यार कितना सुंदर तरीके से तुमने कहानी बताई एक आर्टिस्ट की, जो लोग बोलने से भी कतराएंगे। 1000 बार हमारे अंदर ऐसी चीजें होती हैं लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। मतलब अगर हम LGBTQ समुदाय की बात करें, या अगर हम और किसी चीज की बात करें, या इनर फीलिंग की हम लोग बात करें कि हम किसी कैरेक्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे अंदर वो कैसे उतर जाता है, तो वो कहानी का एक विजुअल पेश कर रहा हूं मैं। तो खाली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, और अब हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा कि हम नाटक सिर्फ इसलिए करें कि महाभारत में हमने ये दिखा दिया कि पांडव विजेता थे और कौरव जो है वो हारे थे। क्यों मैं ये नहीं दिखाऊं कि कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था? क्यों मैं ये नहीं दिखाऊं कि नहीं दुर्योधन भी अच्छा आदमी था पर उसको बोल बोल करके खराब किया गया है? उसका नाम तो सुयोधन था, आप पूरी दुनिया के लिए उसको दुर्योधन बना दिया गया है।
नाम तो उसका आज भी रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी में सुयोधन ही लिखा हुआ है बहुत जगह पर। तो ये दूसरे एस्पेक्ट से चीजें पेश करना जो है ना, वो अब हमें शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे जयपुर के अंदर, इस तरीके का चीज और होगा तो अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, आपने अभी जयपुर के बारे में बताया, राजस्थान में रंगमंच की स्थिति के बारे में क्या बताया? राजस्थान में बहुत ग्रो कर रहा है रंगमंच। आप देखें, पिछली बार हमें 2 नेशनल अवार्ड संगीत नाटक अकादमी के अंदर मिले। हमें इप्सिता सिंह चक्रवर्ती को नाट्य अभिनय में मिला और आशीष चारण को नाट्य निर्देशन के अंदर मिला है। एक मिनट सर, आशीष चारण को जोधपुर के हैं, उनको नाट्य निर्देशन में बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार मिला है, और इप्सिता सिंह चक्रवर्ती को नाट्य अभिनय के अंदर मिला है। और 2 युवा बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार मिलना बड़ी बात है राजस्थान को थिएटर के क्षेत्र के अंदर। ओके। और इसके अलावा जो है नए यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, ग्रांट्स स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारी लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है। इन सिटीज फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लाइक जोधपुर में एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल हो रहा है, बीकानेर थिएटर फेस्टिवल होता है, उदयपुर थिएटर फेस्टिवल होता है, यहाँ पर जयपुर में जयरंगम होता है, रंग राजस्थान होता है, और ऐसे बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल्स बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसेस बड़े महंगे हैं। अगर ये स्पेसेस बहुत इजी प्राइस में मिलने लगेंगे आर्टिस्टों को, तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद जो एक प्रॉब्लम है कि हाँ हम 25,000 का ऑडिटोरियम बुक करें और 25,000 हमें टिकट से प्राइस होगा, तो हम लोग लॉस के ऊपर नाटक खेलते हैं। तो अगर हमें ऑडिटोरियम 10,000 में मिलने लगेगा, 5,000 में मिलने लगेगा, तो शायद हम ऑडियंस बढ़ा पाएंगे, हमारी टिकट्स इंक्रीज कर पाएंगे और अच्छा थिएटर कर पाएंगे। बाकी राजस्थान का थिएटर क्वालिटी वाइज बहुत बहुत ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बुरा काम नहीं हो रहा है। कई लोग लकीर भी पीट रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सिर्फ 20 साल से जो काम करे जा रहे हैं वही कर रहे हैं, आज भी उनके वही नाटक चल रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से वो उन्हीं के शोज किए जा रहे हैं, लेकिन नया काम बहुत हो रहा है जी। अच्छा, पुरुष निर्देशक इस क्षेत्र में रंगमंच के विकास में भूमिका कैसी देखते हैं? पुरुष और महिला निर्देशक, मुझे लगता है कि ये कोई अलग अवधारणा है बहुत। मैं इस चीज़ को अलग अलग करके नहीं देखता। मुझे लगता है कि इसकी जो कैटेगरी है ना, वो सीनियर और यंग होनी चाहिए, चाहे वो महिला है और चाहे वो पुरुष है। अगर सीनियर डायरेक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ा है, वो हमें किस तरह का डायरेक्शन सिखा रहे। अब चाहे मैं लड़का हूं और चाहे मैं लड़की हूं, अगर मैंने अभी अभी निर्देशन करना शुरू किया है तो मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है राजस्थान में डायरेक्शन सीखने के लिए, एक भी नहीं है। डायरेक्शन की ट्रेनिंग कोई नहीं करा रहा है यहाँ पर, और जिनसे मैं सीखना चाहता हूँ मेरे सीनियर डायरेक्टर्स, वो 20 साल से एक ही काम कर रहे हैं। अगर मैंने साबिर सर के साथ में 5 साल काम किया, और साबिर सर अगर 20 साल से टीन टप्पर और दूधा ही कर रहे हैं, अब मैं नया काम उनसे कैसे सीखूंगा? अगर मैं नया काम सीखना चाहूंगा तो मुझे राजस्थान से बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पुरुष निर्देशक की भूमिका जो है वो एक अलग सवाल हो गया। मुझे लगता है कि सीनियर निर्देशकों की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करें, जिससे आने वाले यंग डायरेक्टर्स, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकें, उन्हें राजस्थान से बाहर नहीं जाना पड़े। सेकेंडली, मैं ये समझता हूँ कि पुरुष निर्देशक जो है उसकी कंट्रीब्यूशन इस तरीके से हो सकता है कि वो यही ना माने कि पुरुषों की निर्देशन में ही चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। मैंने जब मूमल का नाटक देखा, रूट 220 है, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा कि मूमल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और ये कहीं मैटर नहीं करता है कि तुम लड़की हो या मैं लड़का हूं या कोई सीनियर डायरेक्टर है, पर तुम्हारा ये दूसरा नाटक है और मेरे अब तक के किए नाटकों के एक्सप्लोरेशन से बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छा डिजाइन है, तो इसका मतलब कि हम बहुत अच्छा काम सीख रहे हैं आपस के अंदर। तो मुझे लगता है कि कैटेगराइजेशन पुरुष स्त्री में ना हो, यंग और एल्डर के अंदर हो, और एल्डर हमें विरासत में ऐसी ट्रेनिंग्स दें जिनसे सीख करके हम और आगे बढ़ सकें और हम लोग और एक्सप्लोर करके अच्छे डायरेक्शंस क्रिएट कर सकें। जी। अच्छा सर, महिला निर्देशकों का इस क्षेत्र तथा इस राज्य के रंगमंच के विकास में कोई भूमिका आप कैसे देखते हैं? सर, भूमिका तो बिल्कुल है ही। राजस्थान तो हमेशा से ही
जेंडर पे बहुत पिछड़ा रहा है, लड़कियों का आगे आना बड़ा मुश्किल होता रहा है। राजस्थान के अंदर हमेशा घूंघट में रहना, बाल विवाह करवा दिए जाना और हमेशा घर के अंदर रखना, ये राजस्थान की प्रथाएं रही हैं, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाना। तो अगर इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि पब्लिक एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में अगर महिला निर्देशक आगे आ रही हैं, इसका मतलब वो और हजारों लड़कियों को ये ताकत दे रही हैं कि वो अपने अपने फील्ड में आगे आए। जिस एरिया में जयशंकर सुंदरी जो थे वो एक मेल थे और वो उन्होंने कई सैकड़ों वर्षों तक जो है उनका नाम लिया जाता रहा है और वो आगे भी मतलब बहुत फेमस रहेंगे कि वो मेल होते हुए उन्होंने बहुत सालों तक फीमेल के कैरेक्टर्स किए। तो आज ये चीज़ नहीं है कि भैया आपको जो है किसी लड़की को ये सोचना पड़े कि अगर वो थिएटर में जाना चाहती है तो वो उसके घर वाले उसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सेटल्ड यंग डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। जी। अच्छा, महिलाओं के रंगमंच में भागीदारी के बारे में राय क्या, इनके क्षेत्र में आने से कोई फर्क आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, यही फर्क है कि अगर कोई एक लड़की किसी एक फील्ड के अंदर आती है, जैसे मान लीजिए कि लड़कियों के लिए मैक्सिमम राजस्थान में यही फील्ड था कि आप पढ़ लीजिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उसके बाद में जो है आप शादी कर लीजिए और घर संभालिए। सेकेंडली या फिर ग्रेजुएशन के साथ में बीएड कर लीजिए और टीचर बन जाइए, या फिर आप आरएस बहुत ही पढ़ती तो आरएस वारएस का एग्जाम दे लीजिए या कोई और पटवारी वटवारी का एग्जाम दे लीजिए। अब अगर उनके पास में ये दिख रहा है कि एक फलाना रुचि भार्गव ने 20 साल रंगमंच को देकर के वो आज इतनी बड़ी निर्देशिका बनी है, अपना ग्रुप चला रही है, अपना काम कर रही है, अपना स्पेस बनाया है, तो आज एक 16 साल की लड़की 10 साल बाद एक थिएटर डायरेक्टर बनने का सोच सकती है। उसके पास में एक ऐसी आइडियल व्यक्ति है औरतों में ही, स्त्री के अंदर, जिसको देख करके आगे बढ़ सकती है। उसको ये देखने की जरूरत नहीं कि मैं अभिषेक मुद्गल को देख करके आगे बढ़ूं, तो शी कैन ऑल्सो हैव कि मम्मी को बोल सकती है कि रुचि मैम भी तो है, वो भी तो 20 साल से थिएटर कर रही है, बबीता मैडम भी तो है, उनकी भी तो जवाहर कला केंद्र में नौकरी लगी है, पूजा जोशी भी तो है, वो भी तो आकाशवाणी के अंदर काम कर रही है। तो इतनी सारी चीजें ऑलरेडी लड़कियां कर रही हैं, तो उस वजह से अब अपने अपने पसंदीदा फील्ड में आने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लड़कियों को बहुत मिल रहा है राजस्थान के अंदर। अच्छा, नाट्य वस्तु में इनके आने से क्या फर्क पड़ा? महिला निर्देशिकाएं जो है नाट्य वस्तुओं में, प्रॉपर्टीज में, नाट्य वस्तु यानी कहानियों में, जो कहानी का कलेवर जो होता है, विषय वस्तु, हाँ, मतलब स्टोरी में समझ लीजिए। जैसे कई सारी चीजें हैं जो हम फील नहीं कर सकते हैं, वो लड़कियां फील कर सकती हैं जी। जैसे मूमल का जो 220 AM नाटक था, तो उस नाटक का टाइटल उसने 220 AM इसलिए रखा क्योंकि रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत खतरनाक माना जाता है। 8 बजे के लड़की घर पे क्यों नहीं आई अभी तक? ओके। तो उसने 220 AM नाटक का नाम रखा कि इस टाइम पर जो लड़कियां बाहर निकल रही हैं उनके साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उस कंटेंट पे नाटक था। तो वो फीलिंग जो एक लड़की सोच पा रही है और वो सोच अगर वो किसी आर्ट में कन्वर्ट कर पा रही है, तो ये वो लड़की ही कर सकती है। वो विषय वस्तु एक लड़की ही क्रिएट कर सकती है। हम कभी सोच भी नहीं पाते कि वो क्या फील कर रही है उस चीज के अंदर। तो उनका आना, उनके साथ में नए विषय वस्तु को क्रिएट करना और अलग इंटरप्रिटेशन से विषय वस्तु को देखना, ये सब लड़कियां हमारे को अलग चश्मा दिखा रही हैं थिएटर के अंदर। जी, मतलब समाज की महिलाओं की समस्याएं आ रही हैं। बिल्कुल, समस्याएं भी या उनके इंटरप्रिटेशन। हम तो समझ रहे हैं कि महिला हमेशा उत्पीड़न से ही झेल रही है। अब कई बोल रहे कि नहीं, मैं उत्पीड़न से नहीं झेल रही, मैं तो ओवर पॉवर्टी से झेल रही हूं, मैं तो मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा आ गया कि मैं इसको खत्म नहीं कर पा रही हूं। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो हमने अवधारणाएं बना ली हैं लड़कियों के बारे में, तो अब वो हमारी अवधारणाएं चेंज कर रही हैं अपने आर्ट से। ओके। तो बात वही हो गई कि पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में, अब दोनों के कथ्य में फर्क क्या? अभी आपने महिला के बारे में बताया, अब पुरुष और महिला के कथ्य में क्या फर्क देख रहे हैं? अब जैसे अब मैं पहले जब करता था तो मेरा एक ही अवधारणा थी महिलाओं को लेकर के, लेकिन जब अब मैं देख रहा हूं, तो जब मैंने लड़कियों के इंटरप्रिटेशन के नाटक देखना शुरू किए, तो मेरी भी अवधारणाएं बदल रही हैं कि नहीं, लड़कियां सिर्फ इसी तरह से नहीं दिखाई जानी चाहिए कि उनके ऊपर अत्याचार ही हो रहे हैं या उनके ऊपर यही सब चल रहा है। अब हम मौका है कि हम उसको अलग तरीके से भी दिखाएं, उसके अंदर काम करते हुए। दूसरा जो है, हम वो इंटरप्रिटेशन भी दिखाएं जो कभी दिखाए नहीं गए हैं, कि लड़की ठीक है कि वो प्रॉब्लम में थी, ये सब भी थी, और उस प्रॉब्लम के अंदर भी क्या अच्छी चीजें थी जो वो क्रिएट कर पा रही थी। तो वो भी तो बहुत सुंदर चीजें हैं। तो हम हमारे माइंडसेट, हमारे विषय वस्तु के इंटरप्रिटेशन भी बदल रहे हैं उनको देख करके। जी।
अच्छा, सरकार क्या इस क्षेत्र में रंगमंच के विकास के लिए किस प्रकार का योगदान कर रही है सर, ये थोड़ा। राजस्थान की सरकार, हाँ सर बहुत योगदान जैसे चल सर रहा है। पॉइंट वाइज। देखिए, संगीत नाटक अकादमी के 8 फेस्टिवल होते हैं यहाँ पर, और फेस्टिवल्स में करीब 3-3 नाटक होते हैं, तो करीब बड़े प्लेटफॉर्म्स में वो आ गया। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर यहाँ पर है, वहाँ मंथली इवेंट होते हैं। जवाहर कला केंद्र में भी अपना फोर्टनाइट थिएटर होता है। यहाँ पर यंग डायरेक्टर्स की ग्रांट होती है जो 2-3 साल से अटकी हुई है, लेकिन निकलती है वो यहाँ पर जो ग्रांट्स है। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो हमें यहाँ पर अनुदान देता है। इसके अलावा कई यंग डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग के सेशंस थे। अभी कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पर ड्रामा स्कूल मुंबई की वर्कशॉप हुई, उससे पहले लाइट की वर्कशॉप हुई, उससे पहले एक बैक स्टेज की पूरी वर्कशॉप संगीत नाटक अकादमी ने करी। उसमें कॉस्ट्यूम्स पे, स्टेज क्राफ्ट पे और स्टेज मैनेजमेंट पे काम सिखाया गया। तो सरकार जो है वो आर्टिस्टों के लिए बहुत काम कर रही है। सबसे बड़ा जब इन्होंने राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया कि 100 दिन का रोजगार हर फोक कलाकार को दिया जाएगा। अच्छा, मतलब जिस तरह से मनरेगा होता है, जो फोक आर्टिस्ट है, आप मान लीजिए कि उनका तो होली पर उनका फेस्टिवल हुआ, उनको 15 दिन काम मिला, बाकी पूरे साल भर वो बैठे हुए फालतू। तो राजस्थान सरकार ने साल भर का मिनिमम 100 दिन का रोजगार 500 रुपए पर डे के हिसाब से उनको दे दिया है कि उनको दिया ही जाएगा, ये कंपलसरी है। तो सरकार एटलीस्ट कम से कम आर्टिस्टों के बारे में सोच रही है, उनके लिए नई नई चीजें निकाल करके लेके आ रही है, क्योंकि उनको भी पता लग रहा है कि आर्टिस्ट हमारी योजनाओं को या हमारी चीजों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो फोक कलाकारों के अलावा और भी कलाकार हैं क्या, उनके लिए कोई स्कीम? मतलब जैसे अब रंगकर्मियों के लिए अलग स्कीम निकाली जाएगी। अभी कोई निकली नहीं है अभी तक कोई निकली नहीं, अभी फोक कलाकारों के लिए निकली है। उसमें फोक थिएटर भी आ गया और फोक सिंगिंग भी आ गया, फोक डांस भी आ गया। अब हम जो थिएटर कर रहे हैं वो फोक थिएटर नहीं है, हम मॉडर्न थिएटर कर रहे हैं, मैच्योर थिएटर कर रहे हैं। तो हमारे लिए संगीत नाटक अकादमी ने 8 फेस्टिवल निकाल रखे हैं, हम उसमें अप्लाई करते हैं, वहां से हमें ग्रांट मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में हम ग्रांट अप्लाई करते हैं, जेकेके में हम प्ले लगाते हैं, वेस्ट जोन में हम प्ले लगाते हैं और अलग अलग जगह लगाते हैं। स्कूल्स के अंदर जो है अभी तक जैसे स्टार्ट किया था बीच में सीबीएसई ने, अब जो है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल्स बन रहे हैं, वहां पे एक्टिविटी इंचार्ज जो है उनकी भर्तियां होना स्टार्ट हो जाएगी। वो सब इसमें जाएगा राजस्थान सरकार के उसमें। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ही कमाल का काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। और अगर धीरे धीरे हम 10 साल में इतने काम पे बढ़े हैं, तो इसका मतलब अगले 10 साल में ये काम भी डबल हो जाएंगे। क्योंकि सरकार भी अपने आप को अपडेट करती है। अगर आज वो 100 दिन का रोजगार लेकर के आइए तो कल 300 दिन का भी लेकर के आइए। अगर आज वो फोक थिएटर के लिए लेकर के आइए तो कल वो मॉडर्न थिएटर के लिए या एमेच्योर थिएटर के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आएगी। तो मैं हमेशा पॉजिटिव उसके अंदर बात करता हूँ, एस्पेक्ट के अंदर। तो रिपेटरी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ग्रांट या कुछ सर कुछ मिल रहा है? 2016 से रिपेटरी ग्रांट मिल रही है। अच्छा, 2016 से रिपेटरी ग्रांट। हाँ। और सर 1+2 मिली थी, आज तक बढ़ी नहीं। अच्छा, 1+2 मतलब सर? एक गुरु 2 आर्टिस्ट। गुरु और आर्टिस्ट। कई लोगों की 1+5 हो गई, कई लोगों की मतलब 1+ के बाद जितने नंबर बढ़ रहे हैं आप ये समझ लीजिए उतने लाख रुपए बढ़ रहे हैं आपके। अच्छा, तो जयपुर या राजस्थान में नहीं बढ़ी है कि ओवरऑल इंडिया? क्योंकि और मेरी नहीं बढ़ी है क्योंकि मेरी जानकारी नहीं है वहाँ पे बहुत अच्छी। ओके। मेरे बाद कई लोगों को रेपेटरी मिली, उनके 1+5 तक पहुंच गई, 1+7 तक पहुंच गई। अच्छा, तो आपकी रेपेटरी है ना सर? मेरी रेपेटरी 1+2 की है। सबसे छोटी रेपेटरी राजस्थान में मेरी है जी। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शंस आपको मेरे ग्रुप के मिलेंगे जी। मेरे ग्रुप ने लास्ट 12 साल में 65 नाटक प्रोड्यूस किए हैं नए। उनके शोज आप काउंट करोगे 200 से ऊपर जाएंगे। इतने आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटी रेपेटरी हमारी है। ओके। रेपेटरी ग्रांट अमूमन कितने से कितना तक होता है सर? जैसे एक गुरु को मिलता है 10,000 रुपये महीना, तो 1,20,000 रुपये साल का। अच्छा। और आर्टिस्ट को मिलता है 6,000 रुपये महीना, तो आप कितने 84,000 आपको साल के मिलते हैं एक आर्टिस्ट के। तो एक बार में मिल जाते हैं कि साल? एक साथ मिलता है साल का। अच्छा, एक साथ। हाँ, और वो 2 साल बाद आता है, 2.5 साल बाद आता है। 16 का पैसा 19 में आया था, 18 का 20 में आया। मतलब तीनों साल का मिला के एक साथ आएगा? नहीं, अब जैसे मान के चलिए हमारा ड्यू पड़ा है 21-22 का, 22-23 का, और 23-24 की एप्लीकेशन हमने लगा दी है। 3 साल के पैसे भी ड्यू हैं हमारे। अब वो एक साल के आते रहते हैं, लेट चलता रहता है, सरकार की तरफ से बहुत लेट आता है। अच्छा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जो रेपेटरी ग्रांट में 1 से 2 है, बोल रहे हैं कि लाख बढ़ते जाते हैं, तो मिनिमम कितने से मैक्सिमम कितने तक रेपेटरी ग्रांट जाता है? 1+1 से लेकर के 1+25 तक पहुंच जाता है। ओके। और अब इसी में अगर सैलरी वाइज देखें तो मिनिमम कितने से कितने तक?
ये 6,000 है। अब ये उन्होंने ये कर दिया है नेक्स्ट ईयर से, डायरेक्टर का, गुरु का सैलरी 15,000 कर देंगे और आर्टिस्ट का 6,000 से 10,000 कर देंगे। ओके, ऐसा बढ़ाने की बातचीत चल रही है। अच्छा, अभी नहीं हुआ? हाँ, अभी नहीं हुआ। तो एक तो रेपेटरी ग्रांट हो गया, क्या प्रोडक्शन ग्रांट भी मिलता है आप लोग को? प्रोडक्शन ग्रांट हम लोगों को कोई 2 साल या 3 साल में एक बार मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता है। अप्लाई हम लोग हर साल करते हैं। जैसे लास्ट ईयर में 2 लाख रुपए का मिला, लास्ट ईयर नहीं दिया, इस बार फिर अप्लाई किया है हमने। अच्छा, हर साल मतलब कोई गारंटी नहीं कि कोई गारंटी नहीं कि मिल ही जाएगा। तो क्या ये कुछ लोगों के साथ है कि सर ये अपना इंटरनल कुछ? अब सर ये मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे अभी आपने बोला कि आप जिसके पास में भी गए उन्होंने यही बोला कि अभिषेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है। अब उन्होंने आपको बोला तो है, पर वो लोग वहां जाकर के नहीं बोल रहे जिनको एक्चुअली में बोलना चाहिए। जहां तक हमारी बात पहुंचे, कमेटी में जो लोग बैठते हैं, जो ग्रांट अप्रूव करते हैं, जो ग्रांट को बढ़ाते हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचेगी कि अभिषेक अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने आप हर साल देंगे हमें। पर मेरे ख्याल से अच्छा काम करने वालों की बात ऊपर तक पहुंचती नहीं है। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे फील्ड के अंदर, क्योंकि उनको जेलसी होती है कि यार इसका मैं अच्छा काम बता दूंगा तो मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। जबकि हम अपना अपना काम करते हैं सब। मैं किसी का काम नहीं छीन सकता। आपका काम आप ही को मिलेगा, मेरा काम मेरे को मिलेगा। मैं आपका काम कैसे छीन लूंगा? जब मुझे आता ही नहीं है स्वांग करना, या मुझे आता ही नहीं है कुछ आमड़ी ख्याल करना, मैं तो मॉडर्न थिएटर का आदमी हूँ, तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसकी ग्रांट लूंगा। आप जो काम कर रहे हैं आप उसके लोगे। अगर आप बोल दोगे कि यार राजस्थान में अभिषेक अच्छा काम कर रहा है, उसको दो रेगुलर, वो और डेवलप करके अच्छा काम निकालेगा, तो कम से कम मिलेगा तो मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। मेरे साथ में जो मेरे 15 बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पॉजिटिविटी मिलेगी अगर वो थिएटर में रुकना चाहते हैं तो अगर उनको नेगेटिविटी मिलती रहेगी जिंदगी भर तो फिर वो थिएटर में क्यों रुकेंगे? और अगर मैंने उनको ये बोल दिया कि बेटा सब कुछ बेकार है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है, मैं भी उनको ये बोलता हूँ कि मिलेगी, बढ़ेगी एक दिन। हमको हमारा काम करना है। अगर हम 0 ग्रांट से 1+2 तक पहुंचे हैं, अगर हम लोग 50,000 ग्रांट से 2 लाख तक पहुंचे तो एक दिन 20 लाख पे पहुंचेंगे। पर हमें हमारा काम कंसिस्टेंसी से चालू रखना है, तो वो हमें नहीं रोकना। तो मैं सब बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि क्योंकि वो नेगेटिव ना हो जाए थिएटर से। हम बहुत बार हुए लेकिन हमने अपने आप को बांध के रखा। पर मैं इनको ये कभी नेगेटिव नहीं होने देता कि आप नेगेटिव हो जाओगे, थिएटर में पैसा नहीं है। नहीं है, थिएटर में पैसा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस क्षेत्र के राज्य में हिंदी रंगमंच की स्थिति में क्या कमियां हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है सर? सर डायरेक्शन की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पर, जो नहीं हो रही है। और मेजरली जो है आपको बदलाव देखने को मिलते हैं जब आप अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम करते हो। अच्छे कंटेंट जो है हिंदी के अंदर वो लिखे जाने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, राजस्थानी को हिंदी में अडेप्ट कर लिया, इंग्लिश को हिंदी में अडेप्ट कर लिया, मराठी को हिंदी में अडेप्ट कर लिया, या बंगाली को हिंदी में अडेप्ट कर लिया। नए हिंदी आलेखों की जरूरत है, लिखे जा रहे हैं, अच्छे आलेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन और जरूरत है हिंदी आलेखों की। प्लस डायरेक्शन की ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ पर अच्छे डायरेक्टर्स आए, वो अपना काम दिखाएं, वो सिखाएं कि कैसे काम डेवलप किया जा सकता है। और अच्छे कमिटेड एक्टर्स की जरूरत है जिनकी वजह से हिंदी रंगमंच आगे जाएगा। अच्छे लोगों की जरूरत है जो टिकट खरीद कर नाटक देख सकें। जैसे बंगाली थिएटर, मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर में लोक रंगमंच को या लोक भाषा वाले रंगमंच को टिकट खरीद कर देखते हैं, वैसे ही हिंदी बिल्ड के लोग भी टिकट खरीद कर नाटक देखने की आदत डालें तो शायद हम लोग आगे डेवलप कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें बोली, डायरेक्शन की ट्रेनिंग ज़रूरी, अच्छे कंटेंट लिखे जाने चाहिए, टिकट खरीदने का कल्चर, और सर कमिटेड एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है जो डिसिप्लिन के साथ में काम करें। और बस यही। और गवर्नमेंट की तरफ से और कोई? गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप मानते हैं तो देखिए सेंटर्स और बनने चाहिए जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। जैसे अभी एकेडमी आर्ट फेस्टिवल करती है और वो 20 सालों से आर्ट फेस्टिवल कर रही है। 20 साल पहले खाली 15 डायरेक्टर्स थे राजस्थान में, आज 150 डायरेक्टर्स हैं। तो अगर 20 में भी मतलब 15 डायरेक्टर में भी आर्ट फेस्टिवल हो रहे थे और 150 में भी आर्ट फेस्टिवल हो रहे थे, मतलब कंपटीशन कितना भयंकर बढ़ गया है। तो एकेडमी को अब आर्ट फेस्टिवल से इसको 50 फेस्टिवल पे ले आना चाहिए, क्योंकि हमारा मतलब बहुत वास हो गया हमारा। मतलब जयपुर के अंदर हम कम से कम 20-25 डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं और उनके लिए अगर 2 ही फेस्टिवल है तो वो कितने जगह काम कर सकते हैं। अब 150 हो गए हैं डायरेक्टर्स राजस्थान में। आप मिलाएंगे तो आराम से 100 से ऊपर मिलेंगे डायरेक्टर्स आपको। रेगुलर काम करने वाले, इरेगुलर काम करने वाले, साल में एक नाटक करने वाले, 2 साल में एक नाटक करने वाले, या महीने में हर महीने शो करने वाले, मिलाकर आपको 150 आराम से मिलेंगे लोग। पूरी लंबी लिस्ट है।
इस क्षेत्र में मतलब इस राज्य में हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आपकी नज़र में? हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो देखिए, लेखन के क्षेत्र में स्वप्निल जैन एक लड़का है जो अच्छे हिंदी नाटक लिख रहा है। संहिता मंच पे 2 बार पुरस्कार भी मिल चुका है उसको। वो मुझे लगता है कि हिंदी रंगमंच में आने वाले समय में एक अच्छे लेखक के रूप में उभरेगा। और अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में डायरेक्टर्स में, अगर मैं विमेन डायरेक्टर्स की बात करूं तो स्वाति दुबे एक बहुत अच्छा नाम है, जिसने अभी अगरबत्ती, भूमि, अग्नि और बरखा जैसे नाटक किए हैं। हिंदी नाटकों के अंदर डायरेक्शन को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। और राजस्थान की नहीं है, एमपी की है, लेकिन स्ट्रेंथ है हिंदी रंगमंच के लिए बहुत बढ़िया डायरेक्टर। स्वप्निल जैन जयपुर के हैं? स्वप्निल जैन अपने जयपुर में थिएटर करते हैं, रहने वाले भवानी मंडी के हैं, कोटा के पास में, राजस्थान के। कोटा जी, हाँ। और अगर हम बात करें हिंदी की स्पेसिफिकली तो हिंदी में तो यही है, मतलब वो स्ट्रेंथ जो है, मतलब और बाकी लोग कॉमन काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी को स्ट्रेंथ नहीं बता सकते कि हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप जिसका भी नाम लेंगे उसके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अगर अपने आप को बोलूं कि मैं हिंदी रंगमंच का स्ट्रेंथ हूं तो मुझे मेरा काम 3 गुना बढ़ा देना पड़ेगा। आज मैं साल के 6 नए प्रोडक्शंस करता हूँ और उसमें ही मैं बुरी तरह चुस जाता हूँ। बजट नहीं है, रेपेटरी नहीं है, कुछ नहीं है, टीम को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मेरी सैलरी में से निकाल के थिएटर कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि मैं हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ बनने लायक नहीं हुआ हूँ। अभी उस दिन हो जाऊंगा, मतलब कि जिस दिन की मैं अपने अंडर में और 10 डायरेक्टर तैयार कर दूंगा जो साल के 6 प्रोडक्शंस निकाल रहे हैं। तो स्ट्रेंथ इज मेकिंग मोर आर्ट, मेकिंग मोर कंटेंट, मेकिंग मोर क्रिएशंस इनटू हिंदी थिएटर, जो हिंदी थिएटर के ऑडियंस और आर्ट को भी और ग्रो करे। तो अभी तक ऐसा कोई आदमी मुझे राजस्थान के अंदर नहीं मिला जो हिंदी थिएटर के लिए इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन पे काम कर रहा हो कि भाई वो साल के इतने प्रोडक्शंस निकाल रहा हो, लिख भी रहा हो। लेकिन हाँ, ये कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छे स्ट्रेंथ साबित होंगे। कौन कौन सर? स्वप्निल और जो ये हैं स्वाति, ये आने वाले समय में अच्छे स्ट्रेंथ हिंदी रंगमंच के शामिल होंगे। अब राजस्थान में अगर आप बात करें कि जो हिंदी रंगमंच में अच्छा काम कर रहे हैं, अभिषेक गोस्वामी जो हैं वो एक अच्छे डायरेक्टर हैं, टाई में मतलब थिएटर एंड एजुकेशन में काम करते हैं, हिंदी नाटक भी करते हैं। और विशाल विजय हैं, एनएसडी से ग्रेजुएट हैं, विजय माथुर साहब के सुपुत्र हैं, वो भी हिंदी रंगमंच, हिंदी नाटकों में अच्छा काम करते हैं। तो भारत रत्न भार्गव जी हैं हमारे यहाँ पर, जो संगीत नाटक अकादमी के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं कई सालों तक। और मतलब ये कुछ लोग हैं जिनका काम अच्छा नेशनल लेवल तक जा रहा है, लोग जानते हैं इनका काम। तो पर मैं इनको भी स्ट्रेंथ नहीं बोल सकता हिंदी रंगमंच की, बहुत बड़ी बात है स्ट्रेंथ होना। ओके। अच्छा सर, पहले के रंगमंच और अब के रंगमंच में कथ्य और भाव के स्तर पर कैसे परिवर्तन आया है? पहला, तकनीकी के पक्ष पे कैसा परिवर्तन आया है? लाइटिंग के स्तर पर, मंचन के क्षेत्र में, हाँ, प्रॉपर्टी प्रयोग के क्षेत्र में, संवेदना प्रदर्शन में, तकनीकी के प्रयोग में। तो एक 1 बाय 1 करता हूँ। वापस ये आपने अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच किस प्रकार बदलाव आया है भाव्य कथ्य के स्तर पर। पहले बहुत सिमिलर तरीके के जो कथ्य हुआ करते थे, अब जो है वेरिएशन है बहुत सारे, क्योंकि हमारी दुनिया में वेरिएशन बढ़ते जा रहे हैं, हर तरीके के इंसान मिलते जा रहे हैं हमको, तो वेरिएशन बढ़ता जा रहा है कथ्य के तौर पर। तकनीकी के तौर पर हम बहुत ग्रो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, तो टेक्निकल पक्ष में हम बहुत एडवांस हो गए हैं। लाइटिंग के स्तर पे हम बहुत एडवांस हो गए हैं, वेरिएशन लाइटिंग में बहुत आ गए हैं, ऑप्शंस लाइटिंग में बहुत सारे आ गए हैं, प्रयोग लाइट में बहुत सारे हो रहे हैं। मंचन के क्षेत्र में हमने अलग अलग स्पेसेस का चुनाव किया है। पहले सिर्फ ऑडिटोरियम में नाटक हुआ करते थे, अब बाहर हो रहे हैं, छत पर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, गांव में जाकर के, या अलग अलग मॉडर्न थिएटर ही अलग स्पेसेस में पहुंच रहा है। पहले वो सारे फोक थिएटर थे जो गांव के खेतों में हुआ करते थे, पर अब मॉडर्न थिएटर भी वहां तक पहुंच रहा है, स्पेसेस अपने चेंज कर रहा है, बदल रहा है अपने आप को, स्टेज पर ऑडियंस को बिठा रहा है, ऑडिटोरियम में नाटक कर रहा है, ऐसे भी नाटक हुए हैं। तो हर चीज को बदलाव आ रहा है उसके अंदर। प्रॉपर्टी प्रयोग के क्षेत्र के अंदर रियलिज्म बहुत हावी हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर, और जो पहले सिंबॉलिक यूज हुआ करता था अब बहुत ज्यादा हम रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं।
और जो सिंबॉलिक यूज कर रहे हैं उनको बहुत ब्रॉड कर रहे हैं। पहले बड़े छोटे प्रॉप्स हुआ करते थे, अब बड़े बड़े प्रॉप्स भी बन रहे हैं, हल्के भी बन रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो कई सारे ऑप्शंस हमें मिल गए हैं। संवेदना प्रदर्शन के तकनीकी के प्रयोग में, संवेदना प्रदर्शन का मतलब इमोशनल विजुअलाइजेशन, तो उसमें म्यूजिक और आपका विजुअल का बड़ा रोल रहता है। तो म्यूजिक बहुत एडवांस हुआ है, उसका लाउड होना, उसके अलग अलग वेरिएशन निकल करके आना, ये सब उसके अंदर बना है बहुत सारा। तो उसमें भी टेक्निकली बहुत चेंजेस आए हैं। ओके। उसके बाद है इस नाटक में आप स्त्री विमर्श को किस रूप में देखते हैं, तो हो गया ना। स्त्री विमर्श तो है नहीं यहाँ पे हाँ, आपके इसमें अनुसार। नहीं है, हाँ। तो आप बोल रहे हैं संवेदना प्रदर्शन में तकनीक और लाइटिंग दोनों है। हाँ, तो संवेदना प्रदर्शन का मतलब ये हो गया कि आप इमोशनली उसको कैसे दिखा रहे हो। तो पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे कि आप बैकग्राउंड से भी दिखा दो, माइक से भी बोल दो और विजुअल भी उसका दिखा दो, साउंड भी उसका आ रहा है, लाइट में भी वो चीज दिख रही है, इमोशन सारी चीजें। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक लड़की चिल्ला रही है और पहले चिल्लाती थी तो जनरल लाइट में चिल्ला रही है तो हमको लगता है गूज़बम्स है, बहुत तगड़ा हो गया मामला। अब हमें सिर्फ वो नहीं चाहिए, हमारे पास हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब तकनीकी में तो चीज है कि हमको साउंड सुनाई दे रहा है उस लड़की का, बहुत तेज सांसों की आवाज आ रही है उसकी, उस पे एक सिंगल स्पॉट आया हुआ है जिसमें लाइट छन करके आ रही है, उसके ऊपर पूरा भोबो का एक इफेक्ट आया हुआ है और फिर वो चिल्ला रही है और उसके हाथ हिल भी रहे हैं जो प्रोजेक्टर के ऊपर दिख रहे हैं। इतना सब कुछ जब हम देख रहे हैं तो हमें वो फील हो रहा है। जी, बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। अभी हम बात कर रहे थे जयपुर के एक्टर निर्देशक सर अभिषेक मुदगल सर से। सर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।